हैंड्स पाकिस्तान की जो मेजर इंटरवेंशंस हैं वो इंटीरियर सिंध में ज़्यादा हैं या कराची में बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आती, तो इसका क्या रीज़न है? कराची जैसे बड़े शहरों में आमतौर पर बहुत सारी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। हमारा हमेशा से ये एम रहा कि हम रिमोटेस्ट एरियाज को लोगों को सर्व करें। जो एक पॉलिटिकल प्रेशर होता है एनजीओज के ऊपर, उसको किस तरह से हैंडल करता है? गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, जैसे सिंध गवर्नमेंट सबसे आगे, फिर पंजाब गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, फिर केपी गवर्नमेंट हमें डिफरेंट ग्रांट्स और प्रोजेक्ट्स। सर, लाइफ में कभी मोहब्बत हुई है? जो बीवी है मेरी मोहब्बत से ही आई। आपने माशाल्लाह से बताया कि 30 मॉडल विलेजेस आपने सिंध में बनाए और इसी तरह की कई एनजीओज और भी होंगी जो काम कर रहे होंगे। ये सारे काम रियासत के करने के हैं, तो अगर पाकिस्तान के अंदर सारी एनजीओज बंद हो जाएं तो क्या रियासत ही काम करेगी? थैंक यू सो मच सर, आपने वक्त निकाला हमारे इस पॉडकास्ट के लिए। काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट है यहाँ पर बैठकर बात करने में, इंशाल्लाह काफ़ी मज़ा आएगा और अच्छी डिस्कशंस होंगी। तो सर, ये जो इन्वायरमेंट है, ग्रीनरी है, यहाँ पर मैं देख रहा था कि यहाँ पर एनिमल्स भी हैं, हिरन भी है, बत्तखें भी हैं, खरगोश भी है, टॉर्टॉइस भी है। तो ये आपका शौक़ है पेट्स का या कोई और रीज़न है बिहाइंड दिस होल सिनेरियो? जी, एक तो सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया मेरी बातें करने का, अपने मुतालिक बताने का। नेचर जो है उससे मैं मेरे मानूस हूँ, मेरा एटीट्यूड जो है वो नेचर की तरफ जाता है। वो प्रोफेशनली भी है, एज ए पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल, और वो डेवलपमेंट के लिहाज से, क्योंकि मैं कम्युनिटी डेवलपमेंट में पिछले 35 साल से काम कर रहा हूँ, तो ज़ाहिर है कि इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट जो है इज़ वन ऑफ माई सब्जेक्ट एज वेल। तो मेरी कोशिश ये होती है कि चाहे वो मेरा घर हो या मेरे काम करने की जगह, जो कि मेरी हैंड्स के हेडक्वार्टर है, ये यहाँ पे भी इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए। और सिर्फ प्लांटेशन ही नहीं, मसलन आपने देखा होगा कि हमने यहाँ पे कार्बन एमिशन को मिनिमाइज़ करने के लिए बड़ा काम किया हुआ है। इको सोलराइज्ड है पूरा, ये हम वी आर ऑफ द ग्रेड यहाँ पे और दूसरे प्लास्टिक फ्री हम इन्वायरमेंट हमने बनाया हुआ है पूरा। हम वाटर के लिए प्लास्टिक बॉटल्स का इस्तेमाल नहीं करते, हम वेस्ट डिस्पोजल का पूरा एक निज़ाम बना हुआ है। इसीलिए ये ग्रीनरी भी यहाँ पे, हालांकि ये एरिड जोन है, यहाँ पे ग्रीनरी बनाना बड़ा मुश्किल काम है। हमारा ड्रेनेज बाहर नहीं जाता, ड्रेनेज रिसाइकिल होता है। हम पानी का इस्तेमाल इस तरह करते हैं कि जो ब्रैकिश वाटर होता है वो प्लांटेशन के लिए इस्तेमाल हो, जो स्वीट वाटर हो वो सिर्फ ड्रिंकिंग वाटर के, ताकि कंजर्वेशन ऑफ वाटर का जो पूरा कॉन्सेप्ट उसको अप्लाई किया हुआ है। और यहाँ से बहुत नेकियों के काम या बहुत अच्छे लोग, अच्छे काम पूरे पाकिस्तान में होते हैं। तो ये एक मिसाली एक ऑफिस है जो ऐसा लगता है कि ऑफिस कम फार्म हाउस है बिल्कुल लोगों के लिए। और इसीलिए कि ताकि ये एक मॉडल बना के लोग अपने अपने इलाकों में, अपने अपने ऑफिस में, अपने अपनी इमारतों में इसको रेप्लिकेट करें। कि ज़रूरी नहीं कि हम कंक्रीट की इमारतों में एयर कंडीशन बंद कमरों में रह के काम कर सकते हैं, हम कुदरती जगहों पे ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, वो हम साबित करना चाहते हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, मेरा आपसे सवाल ये था कि आप बाय प्रोफेशन डॉक्टर हैं, तो आपने क्या ऐसी मोटिवेशन थी कि आपने अपने इस प्रोफेशन को छोड़ा और आप जो है वो कम्युनिटी डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं पिछले 35 सालों से? तो ऐसी क्या मोटिवेशन थी कि आप अपने प्रोफेशन से हट के ही काम कर रहे हैं और आपने अपनी पूरी ज़िंदगी माशाल्लाह इस काम में लगा दी? जी बिल्कुल, मैंने इत्तेफाक से मुझे बहुत अर्ली एज में, जैसा आफ्टर माय करियर, मुझे एक्सपोजर हुआ बांग्लादेश में का ख़ास तौर पे। और बांग्लादेश में मैंने जाके देखा कि चूँकि बांग्लादेश को आज़ाद हुए उस ज़माने में ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा था, तो वहाँ पे कम्युनिटी एक्टिविज़म बहुत ज़्यादा था हर लिहाज से। और मेरे दोस्त जो कि हेल्थ प्रोफेशनल थे, वो बड़े बड़ी NGOs वहाँ चला रहे थे और बहुत खिदमत कर रहे थे वहाँ के पसमानदा इलाकों में जाके गरीब लोगों की। तो मैंने कहा कि इस तरह के इदारे, जैसे मैं बड़े बड़े नाम लूँ वहाँ के, कि ब्रैक है वहाँ की एक बहुत बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसी तरह ग्रामीण बैंक, प्रोफेसर यूनुस का नाम सुना होगा, वो एक बहुत बड़ी। तो इन लोगों से मेरी मुलाकातें भी उस ज़माने में बिल्कुल अर्ली, मेरी यंग एज थी उस ज़माने में। ये बड़े आइडियल लीडर थे, उनकी NGOs जो बड़ी आइडियल NGOs थी, जहाँ पे 50-50 हज़ार एम्प्लॉय होता है और पूरे बांग्लादेश में वो काम करते हैं। तो उनको शुरू में मैंने बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट विज़िट मेरे इत्तेफाक से हुए, मुझे मौके मिले वहाँ जाने के, और तो मैंने बहुत कुछ सीखा कि ऐसा होना चाहिए। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं पहले तो मैं मेडिकल MBBS कर लिया, वो जिस तरह ख्वाहिश होती है डॉक्टर बनने की बचपन से, तो वो हो गया। फिर बाद में समझ में आया कि अब मैं अगर सर्जन बनूँ या मैं फिजिशियन बनूँ तो दिन में 20 मरीज़ देखूँगा, 30 मरीज़ देखूँगा ज़्यादा। तो समझ में आया कि बड़े स्केल पे काम करें, स्केल पे काम करना चाहिए। तो मैं पब्लिक हेल्थ में आ गया। मास्टर पब्लिक हेल्थ जो है हेल्थ पॉलिसी को बनाता है पूरे मुल्क की, इलाके की, सूबे की। फिर जिसमें आया तो हमने ये एहसास हुआ कि जी सिर्फ हेल्थ से कोई भी कम्युनिटी या कोई भी मुल्क तरक्की नहीं करेगा। एक सेक्टर में कभी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। ये मल्टी सेक्टोरल
डेवलपमेंट अप्रोच होती है जो एनजीओ सेक्टर से मुझे पता चला, ग्रामीण बैंक से भी और ब्रैक से भी, और फिर वहाँ पे बांग्लादेश की गोनो शास्त्री केंद्र पीपल हेल्थ प्रोग्राम से भी, वो मल्टी सेक्टोरल काम करते हैं और पूरे बांग्लादेश की डेवलपमेंट का बड़ा रोल है। जो आज हम बांग्लादेश का इतना नाम देते हैं वो इसी यही वजह है। तो मैंने सोचा हमें भी मल्टी सेक्टोरल, क्योंकि किसी भी कम्युनिटी को अपलिफ्ट करना है तो हेल्थ से नहीं होगी सिर्फ, उसमें एजुकेशन भी चाहिए, उसमें लाइवलीहुड भी चाहिए, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, वाटर सैनिटेशन का भी उनको बेसिक एटलीस्ट बेसिक पहुँचाने में हम उनके साथ लोगों के साथ मिलके काम करें ताकि वो उनकी अपलिफ्ट हो और वो अपनी ज़िंदगी के मसाइल खुद हल करने काबिल हो। माशाल्लाह आप यंग तो अभी भी हैं, आपकी इस फिटनेस का राज क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मैंने बताया कि मुझे प्योरिटी और नेचर का बड़ा शौक़ है, शुरू से ही रहा, अल्लाह ताला ने मुझे दिया। फिर मुझे अर्ली एज में ट्रेनिंग्स का एक्सपोजर का, मुझे 35-40 कंट्रीज़ का जो मैंने नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया, तो एक चीज़ जो मैंने अपने ख़ासतौर पर गोरे फ्रेंड से जो सीखी वो ये थी कि आप अपने लाइफ को बड़ा डिसिप्लिन करें, और लाइफ की डिसिप्लिन में टाइम मैनेजमेंट सबसे भी इम्पॉर्टेंट है, फिज़िकल एक्सरसाइज भी इम्पॉर्टेंट है, और फिर इंटेलेक्चुअल रिट्रीट जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने इसमें ना सिर्फ अपने ऊपर अप्लाई किया, जिसको मैं 9 माइंडसेट कहता हूँ, जो जिसमें मैंने किताब भी लिखी बाद में। उसमें मैंने बहुत ज़्यादा पहले ट्रेनिंग अटेंड की थी मैंने, बड़े बड़े जो दुनिया के गुरुज़ हैं, ट्रेनर्स जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में जिन्होंने ट्रेनिंग कराई, तो उनकी वो भी अगेन अल्लाह ने मुझे मौका दिया, तो मैंने जल्दी एक्सपोज हो गया। और मेरा ये होता है हमेशा कि मैं सिर्फ बातें करने वाला आदमी नहीं हूँ, मैं अमली आदमी हूँ, एक्शन ओरिएंटेड आदमी हूँ, रियलिस्टिक आदमी हूँ, पर्सनैलिटी मेरी ऐसी है। तो मैंने उसको अपने ऊपर अप्लाई किया, उस डिसिप्लिन को, उस टाइम मैनेजमेंट को, उस फिज़िकल एक्सरसाइज के डिसिप्लिन को, उस रिलीजियस पार्ट को, जिसको स्पिरिचुअल सेटिस्फेक्शन का कोड, और फिर इंटेलेक्चुअल पार्ट को अपने ऊपर अप्लाई किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर आहिस्ता और फिज़िकल फिटनेस भी आ गई, मैं समझता हूँ खासी हद तक स्पिरिचुअल जो फिटनेस है वो भी है, इंटेलेक्चुअल भी है और सोशल भी है, क्योंकि इतना बड़ा नेटवर्क, जो टीम वर्क जो होता है, इतना बड़ी टीम के बगैर कोई भी इंसान जो है कोई भी बड़ा काम नहीं कर सकता। तो मेरा एक बहुत बड़ा सोशल नेटवर्क है, जो माशाल्लाह। मेरी अपनी टीम भी है, उसके टीम से बाहर भी बहुत सारे लोग हैं जो मुझे मदद करते हैं इससे। मैं समझता हूँ ये बहुत अहम है, हम सबको समझना चाहिए कि हमारे आगे बढ़ने में अल्लाह ताला माँ बाप के बाद जो है, हमारी फैमिली के बाद उन लाखों करोड़ों इंसानों का हाथ होता है, जो हमें आगे बढ़ने में मदद कर रहे होते हैं, चाहे वो तालीम समझ लें या खाना पीना समझ लें या हमारी ग्रोथ समझ लें, केयर और ग्रोथ मॉडल। तो लोग हमें आगे बढ़ाते हैं और उनके बड़े एहसानात होते हैं, तो वो सारे एहसानात मिलके जब हम किसी काबिल होते हैं तो हम इस काबिल होना चाहिए हमें, और समझना भी चाहिए कि हम उन लोगों के एहसानात को पे बैक करें। और यही जज्बा है जो सारी ये फिटनेस का भी राज यही है और सारे डिसिप्लिन का भी राज माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको मज़ीद जो है वो सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखे। अच्छा सर, आपने हैंड्स का तज़किरा किया, तो हैंड्स का थोड़ा सा मुझे बताएं कि किस तरह मारिज़ वजूद में आई, और ख़ास तौर पे आई विल बी मोर इंटरेस्टेड टू नो कि इसका जो एवोल्यूशन प्रोसेस है वो किस तरह से रहा है पिछले इतने सालों के अंदर हैंड्स पाकिस्तान का। जी, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सवाल भी है। और मेरे ख़्याल से जो भी लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं या इदारे बनाना चाहते हैं, इदारे बनाने के ख्वाहिश, उनको हैंड्स को एज अ केस स्टडी देखना भी चाहिए। हैंड्स का इब्तिदा जो है एक प्रोफेसर गफ़ार बिल्लू ने का आइडिया था, उन्होंने ही ये ख्वाब देखा, और वो प्रोफेसर ऑफ पीडियाटिक्स थे सिविल हॉस्पिटल कराची में, जहाँ मैं भी स्टूडेंट था और हमारे जैसे और जो फाउंडिंग मेंबर है इस ऑर्गेनाइजेशन के वो भी स्टूडेंट थे। हम सब प्रोफेसर बिल्लू के साथ न सिर्फ उनके क्लिनिकल वार्ड्स में होते थे, बल्कि जब वो अपने क्लिनिकल वार्ड से, क्योंकि हमारे कराची के में सेंटर में सिविल हॉस्पिटल कराची वाक़ है, तो कराची के सबर्ब से बहुत ज़्यादा तादाद में लोग आते थे, और वैसे तो सिंध और बलूचिस्तान सब में सिविल हॉस्पिटल के मरीज़ आते थे। तो प्रोफेसर बिल्लू ने अपने स्टूडेंट के साथ, अब ये प्रोफेसर बिल्लू का अपना डायनेमिज़म है, उनकी लीडरशिप है, उनका विजन है कि बहुत कम प्रोफेसर ऐसे होते हैं जो अपनी अस्पताल की बाउंड्री से बाहर जाके अपने स्टूडेंट को कुछ दिखाना चाहते हैं या पढ़ाना चाहते हैं। तो प्रोफेसर बिल्लू का ये था कि चलो बाहर जाके देखेंगे, अस्पताल से बाहर की दुनिया देखें कैसे होती है, रियल लाइफ कैसे होती है। तो हम कराची के देही इलाकों में, गाँव देहातों में, हम शुरू में ये सारा वॉलंटरी पीरियड होता था। बिल्लू साहब अपनी गाड़ी में अपने अपने ख़ानदान के पैसों से अपने या स्टूडेंट्स जो है या डॉक्टर्स जो है अपनी अपनी गाड़ियों में जाया करते थे। एक गोट से शुरू हुआ जो यहीं पे करीबी वाक़ है, जिसको हम दम्बा गोट कहते हैं, वहाँ पे लोगों ने
बुला भरा कह के निकाल दिया कि आप फैमिली प्लानिंग के डॉक्टर्स हैं, आप चले जाएं, हमें फैमिली प्लानिंग की ज़रूरत नहीं। फिर यहाँ पे एक और करीबी एक विलेज है जिसको मेमनकोट कहते हैं, बड़ा अब तो बहुत बड़ा हो गया है। वहाँ पे हमने अपनी सर्विसेज शुरू कर दी। वहाँ पे इत्तेफाक है, वहाँ का डॉक्टर हमारे साथ सिविल हॉस्पिटल में काम करते थे, डॉक्टर रफ़ीक मेमन। उन्होंने मेडिकल कैंप लगाने शुरू कर दिए। माँ और बच्चे की सेहत का मॉडल बन गया। फिर इस तरह यहाँ से 5 विलेजेस में बन गया। अब इस ज़माने में एक ग्लोबली भी प्राइमरी हेल्थ केयर का बड़ा चर्चा हो रहा था। यूनाइटेड नेशन जो है, जो WHO, उसने एक नया आइडिया दिया था। अल्माटा डिक्लेरेशन उस ज़माने में हुई थी कि हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000 का नारा दिया। तो यहाँ पे वो मॉडल इम्प्लीमेंट होता हुआ नज़र आया। तो जो ग्लोबल चीफ था यूनिसेफ का, वो भी ये देखने आया। लेकिन अब ये काम चूँकि 79 से शुरू हुआ था वॉलंटरीली, 93 तक ये सब वॉलंटियर था। 93 में लोगों ने कहा कि इतना बड़ा अपने कई विलेजेस में प्रोग्राम कर दिया, इतना अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, इसको नहीं रेगुलराइज क्यों नहीं कर दिया, यानी इदारा क्यों नहीं बना। तो फिर वो जो फिर पीडियाट्रिक और सिविल हॉस्पिटल कराची से हेल्थ एंड न्यूट्रिशन प्रोजेक्ट कहलाता था, वो प्रोजेक्ट ट्रांसफॉर्म हुआ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डेवलपमेंट सोसाइटी में, जो कि हैंड्स एक सोसाइटी और लॉज में रजिस्टर्ड है, इसलिए इसका नाम के साथ सोसाइटी भी आ गया। अब इसमें लेकिन चूँकि हम डॉक्टर थे, ज़्यादातर हमारा फोकस हेल्थ एंड न्यूट्रिशन होता था। लेकिन डेवलपमेंट में हमने रखा था क्योंकि हम समझते थे कि और भी चीज़ें आनी चाहिए, और भी चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन शुरू में सिर्फ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन रहा। तकरीबन 93-94 में रजिस्टर हो गई। फिर 94 के बाद हेल्थ के में बाद एजुकेशन सेक्टर आ गया कि एजुकेशन में भी काम करना चाहिए, क्योंकि हम कम्युनिटी हेल्थ वर्कर के साथ काम करते थे, उनकी लिटरेसी का मसला होता था। हमने कहा ये तो इसका मतलब है कि हेल्थ जो है विदाउट एजुकेशन हो ही नहीं सकती। फिर कुछ अरसे बाद ये भी पता चला कि नहीं जी, वो तो पुअर है, उसको तो जॉब भी चाहिए, तो इसका मतलब लाइवलीहुड भी चाहिए, कोई ना कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की कोई ना कोई इंटरप्राइजेज डेवलप हो, तो वो फिर लाइवलीहुड भी आ गया। इसी तरह हमें ग्रेजुअली हम ना सिर्फ हॉरिजॉन्टली यानी सब्जेक्ट वाइज बढ़ते गए, हम इंफ्रास्ट्रक्चर में चले गए, वाटर सैनिटेशन में चले गए, बल्कि हम वर्टिकली भी हॉरिजॉन्टली भी हम एक्सपेंड होते रहे। हमने पहले कराची के मलीर में हमने ऑफिस खोला, फिर हमने हाला में पहली ब्रांच खोली आउट ऑफ कराची, फिर थट्टा में ब्रांच खोली। इस तरह TSN में हर ज़िले में ऐसा ऐसा बढ़ते गए। फिर पंजाब में चले गए, फिर सिंध में चले गए, बलूचिस्तान में चले गए, इस तरह KP में पहुंच गए। तो पाकिस्तान के चारों सूबे में माशाल्लाह इस वक्त मौजूद है, और हैंड्स पाकिस्तान की वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ये। अब मैं इसका थोड़ा सा बताऊं कि पिछले साल हम इस साल जो हमारा बजट है तकरीबन 6 बिलियन का बजट है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हमारा टारगेट है, जो कि बाई एवरेज हर साल ही होता है, कि हम 70 लाख से 80 लाख लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट देते हैं। हम 3 करोड़ लोगों तक पहुंच सकते हैं। हमारे पास कोई 10,000 से 11,000 तक के एम्प्लॉई होते हैं हर साल, जो हमारे सैलरीज पे या पेरोल पे होते हैं। और इस तरह से हम हज़ारों कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन मिलके ये डेवलपमेंट के पाँचों सेक्टर, 6 सेक्टर जो सर्विसेज के हैं, एक तो कम्युनिटी डेवलपमेंट मैंने बताया, हेल्थ, लाइवलीहुड, इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर सैनिटेशन, एक छठा एरिया जो ग्रेजुअली इवॉल्व हुआ 2005 के अर्थक्वेक के बाद, जब हमने पहली दफ़ा डिज़ास्टर में काम करना शुरू किया। फिर 2010 में जब फ्लड आया, फिर 11-12 में फ्लड आया, 13-14 में अर्थक्वेक आया बलूचिस्तान में। इस तरह फिर अर्थक्वेक, फ्लड्स, 2022 का जो सबसे बड़ा फ्लड था उसमें भी। तो तकरीबन हमने 22 के जो फ्लड में, इस तरह हमने डिज़ास्टर मैनेजमेंट बड़ी एक्सपर्टीज लेगी। हमने 22 के फ्लड में कोई हमारा अभी तक कोई 4.5 अरब रुपए की सर्विसेज हम दे चुके हैं। अच्छा सर, मैंने हैंड्स के हवाले से थोड़ी सी स्टडी की, तो मुझे ये लगता है कि हैंड्स पाकिस्तान की जो मेजर इंटरवेंशंस हैं वो इंटीरियर सिंध में ज़्यादा हैं, या पाकिस्तान के भी जो गोट और गांव वाले इलाके जाते हैं उनमें ज़्यादा हैं। तो अर्बन इंटरवेंशंस आपकी कराची में बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आती, या पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहरों में नज़र नहीं आती। तो इसका क्या रीज़न है? क्योंकि ज़ाहिर है इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, इन्फ्लेशन है, मसले मसाइल हैं, फैमिली प्लानिंग का मसला, हाइजीन का मसला शहरों में भी है, और ख़ास तौर पे कराची में इस वक्त बहुत ज़्यादा है। तो आप लोगों को ऐसा प्लान है कि आप लोगों ने अर्बन इंटरवेंशन की तरफ भी जाना है, कराची को थोड़ा सा देखना है? तो इस हवाले से अगर कोई प्लान है तो बताइए। जी, एक तो आपकी बात सही है कि हमने जिस ज़माने पर काम शुरू किया था, रूरल आबादी ज़्यादा होती थी, और रूरल के मसाइल ज़्यादा अभी भी हैं, बहुत ज़्यादा रूरल और रिमोट एरिया में। कराची जैसे बड़े शहरों में आमतौर पर बहुत सारी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो क्या, तो हमारा हमेशा से ये एम रहा कि हम रिमोटेस्ट एरियाज़ को लोगों को सर्व करें, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हम बड़े कामयाब हैं और बहुत चैम्पियन भी समझे जाते हैं तमाम डेवलपमेंट सेक्टर में।
लेकिन अब ग्रेजुअली अब अर्बनाइजेशन चूँकि बढ़ गई तो कराची अरब के शहर के में मसाइल बहुत बढ़ गए हैं, स्लम्स के बहुत बड़े। इंशाल्लाह हमारा प्लान है, हमने एजुकेशन में इंटरवेंशन शुरू कर दिया कराची शहर में। इस साल आप देखेंगे नवंबर के ऑनवर्ड हम कराची के 5 ज़िलों में, 6 में से 5 ज़िले में हम कम से कम अपना अर्बन प्रोग्राम फैमिली प्लानिंग का ला रहे हैं और इंशाल्लाह बिल मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की मदद से। और हम अर्बन को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ख़ासतौर पर अर्बन स्लम्स को। अच्छा, ये जो आपने सर बात की कि फैमिली प्लानिंग के ऊपर काम करने जा रहे हैं, तो इसमें आपको रिलीजियस फैक्टर जो है पाकिस्तान के अंदर एक थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है, थोड़ा सा जिसको हमें कहना चाहिए कि एक मुश्किल काम है, तो इसको किस तरह से, इस चैलेंज को किस तरह से फेस करते हैं आप? ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन ये मिथ ज़्यादा है रिलीजियस फैक्टर। अगर आपको नॉलेज सही, हमें नॉलेज सही हो, हमारी अप्रोच सही हो, तो ये रिलीजियस फैक्टर आपको सपोर्ट करता है। हमारा जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है वो शरिया कंप्लाइंट प्रोग्राम है। शरिया में यकीनन उसको कुछ बातों में जो जिसको फैमिली प्लानिंग कहा जाता है वो रोकती है। शरिया दूसरे जो कुदरती मेथड हैं उसको बिल्कुल मना नहीं करती, और जो मेथड हैं जिसमें इंजेक्टेबल्स हैं या पिल्स हैं टैब, और ये तमाम माँ और बच्चे की सेहत के लिए अगर हैं, तो हमारे बच्चे की सेहत का मतलब कि बच्चों में पैदाइश में वक्फा ज़्यादा होना चाहिए। बस ये हमारा प्रोग्राम, हम नहीं डिक्टेट करते हमारा प्रोग्राम। और अब पाकिस्तान में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम ये डिक्टेट नहीं करता कि 2 बच्चे होने चाहिए, 3 बच्चे होने चाहिए, लेकिन ये ज़रूर बताते हैं कि माँ और बच्चे की सेहत के लिए ज़रूरी है कि वक्फा ज़्यादा हो, कि 2 से 3 साल का वक्फा एक बच्चे से दूसरे बच्चे में होना चाहिए। और ये मेडिकल साइंस कहती है, इसका ताल्लुक माँ से की सेहत से, इसका ताल्लुक बच्चे की सेहत से, इसका ताल्लुक और उस नस्ल से जो आगे बढ़ के मुसलमान और मोमिन बने और एक अच्छे मुसलमान जनरेशन डेवलप हो, जो मुसलमान को और इस्लाम को फैलाने का काम कर सके। तो ये मकसद होता है। अच्छा सर, जैसा कि आपने जिक्र किया कि आपकी मेजर इंटरवेंशंस इंडिया सिंध के अंदर हैं, तो ये जो एक पॉलिटिकल प्रेशर होता है एनजीओज़ के ऊपर या गवर्नमेंट एजेंसीज़ की तरफ से, तो उसको किस तरह से हैंडल करता है? देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल प्रेशर जब होता है कि जब आप खुद जो है एक तो ये कि ज़ाहिर है कि छोटी जब ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें ज़्यादा होता है, एक स्केल आपका हो, आपका नेटवर्क हो। जैसे मैंने बताया कि पाकिस्तान के 35 शहरों में हम मौजूद हैं, अब सिंध के कोई 20 शहरों में मौजूद हैं। और दूसरे ये कि आप जो काम लोगों की कम्युनिटी के रियल इंटरेस्ट में कर रहे हो, उनकी नीड के मुताबिक कर रहे हो। तीसरे ये कि और लोगों की नीड्स को जब एड्रेस कर रहे हो और ट्रांसपेरेंटली शफाफ तरीके से एड्रेस कर रहे हो, तो लोग आपके लिए गवाही देते हैं। जब लोग आपके लिए गवाही देते हैं तो मेरे ख्याल से बहुत मिनिमम रेजिस्टेंस आती है किसी भी पावर स्ट्रक्चर में। हम अल्हम्दुलिल्लाह इतने मुश्किल हालात में, आपको पता है कि जैसे हम नॉर्थ वज़ीरिस्तान में इस वक्त काम कर रहे हैं। अब नॉर्थ वज़ीरिस्तान में सबको पता है, मुझ जैसे शख्स भी जाके आया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, अभी 2 महीने पहले ही मैं वहाँ पे गया था। तो फिर जो है तमाम पावर्स जो है ना वो आपको सपोर्ट कर रहे थे, कुदरती पावर के अलावा दुनियावी पावर्स भी है ना वो भी सपोर्ट कर रहे थे। जब आपके पास सिंबल लग जाता है कि भाई ये लोग वो लोग नहीं है जो पैसों का मिसयूज़ करते हैं या खाना पीना करते हैं, तो ये डिफरेंट कैटेगरी है। तो इसीलिए तमाम, अब मैं बताऊँ कि हमें गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, जैसे सिंध गवर्नमेंट सबसे आगे फाइनेंशियल सपोर्ट में बात कर रहा हूँ, बाकी टेक्निकल सपोर्ट तो करते ही करते हैं। फिर पंजाब गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, केपी गवर्नमेंट हमें डिफरेंट ग्रांट्स और प्रोजेक्ट्स, फेडरल गवर्नमेंट करती है हमें। कॉर्पोरेट कोई 40-50 कॉर्पोरेट हैं जो अपने CSR फंड से सपोर्ट करते हैं। डेवलपमेंट सेक्टर में बड़ी बड़ी जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे USAID जो US गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, FCDO जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, सिमिलरली जो जर्मन डिपार्टमेंट है डेवलपमेंट गवर्नमेंट का, वो हमें सपोर्ट करते हैं। और इस सपोर्ट का मतलब वो क्रेडिबिलिटी है, वो सिस्टम की क्रेडिबिलिटी जो हमने इस्टेब्लिश की है पिछले तकरीबन 43 साल में आके। तो वो सिस्टम इतना ट्रांसपेरेंट है कि हर एक उस पर बैट करना चाहता है, हर एक उसे सपोर्ट करना चाहता है। इसीलिए हमें कोई इतना बड़ा चैलेंज नहीं होता। छोटे मोटे जो पाकिस्तान के चैलेंजेस हैं वो यकीनन हम फेस करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वी आर इन वेरी कंफर्टेबल। सर, सपोर्ट करते तो हैं, लेकिन सपोर्ट लेते कितनी है ये भी बता दें। हाँ, सपोर्ट लेना, मैं समझता हूँ जिस लिहाज से वो सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट लेना ज़्यादा नहीं होती। वो ये देखना चाहते हैं कि हमारे जो लोग हैं क्या हैंड्स उनके लिए काम कर रही है कि नहीं कर रही। तो हम चूँकि उनके बिल्कुल रिमोट एरियाज़ में उनके लोगों तक पहुँचते हैं और हम उनको क्रेडिट देना भी चाहते हैं, तो हम हमारा ये नहीं होता कि हम खुद क्रेडिट लें। हम चाहते हैं कि जिस इलाके में काम कर रहे हैं वहाँ के MPA को क्रेडिट दे दें, वहाँ के MNA को क्रेडिट देते हैं,
वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को क्रेडिट देते हैं। तो हमारा मकसद लोगों को रिलीफ देना होता है, लोगों को डेवलपमेंट के प्रोसेस में डालना होता है। अगर हम इस मकसद में कामयाब हैं तो ये क्रेडिट अगर कोई भी ले लें, हमें कोई एतराज़ नहीं। क्रेडिट कोई भी ले ले। अच्छा सर, हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में रहते हैं, इस वक्त दुनिया के अंदर कैपिटलिज्म का जो है वो चर्चा है। तो एनजीओज़, एक परसेप्शन है कि एनजीओज़ का मकसद ये होता है कि कैपिटलिस्ट को सपोर्ट करें, कैपिटलिस्ट का जो ब्लैक मनी है उसको अवॉइड करने का एक राउट होता है। तो इसके हवाले से थोड़ी सी क्लैरिटी अगर आप दे दें कि ये क्या मिथ है, ये क्या परसेप्शन है और क्यों लोग इस हवाले से इस तरह से सोचते हैं। नहीं, मेरे ख्याल से ये बड़े मिथ है। एक तो ये देखें कि जो मैं बताऊं, जैसे मैं बताया था कि ये जो इंटरनेशनल गवर्नमेंट जो हमें फ़ंड करती है, यूएस एड और एफसीडीओ और जर्मन गवर्नमेंट जो आगे, तो वो तो प्योरली टैक्स पेयर का पैसा होता है। वो टैक्स पेयर उनको पैसा देते हैं और वो उनके यहाँ तो बहुत ट्रांसपेरेंसी होती है कि इतना पैसा हम मुल्क से बाहर ले जाके मुख्तलिफ इदारों के ज़रिए काम करेंगे। तो वो उसमें तो कोई ऐसा मसला। अब पाकिस्तान की बात कर लें कि पाकिस्तान में लोग ब्लैक मनी को वाइट करना चाहते हैं। पाकिस्तान में मैं बताऊं, हम पिछले 6 साल से ज़कात पे बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में ज़कात और फिलैंथ्रोपी पे 240 बिलियन रुपीस लोग निकालते हैं और सब जो पूरी हमारी इनफॉर्मल इकॉनमी उसका पार्ट है। 240 अरब रुपए, 240 अरब रुपए में हमें जैसे हैंड्स को जैसे बड़े इदारे को सिर्फ कोई 10 अरब रुपए मिलते हैं, कोई 10 करोड़ मिलते हैं, सिर्फ 10 करोड़ मिलते हैं 240 अरब में से। जिसका क्या मतलब है कि ज़्यादातर तो एनजीओज़ को मिल ही नहीं रहा। ये मिथ है, ये बहुत समझना कि डेवलपमेंट सेक्टर की, चाहे इंटरनेशनल कंट्रीज़ की इमदाद हो या पाकिस्तान की अपनी इमदाद हो, पाकिस्तान गवर्नमेंट की, वो हार्डली 2% या लेस दैन 2% वो एनजीओ सेक्टर के ज़रिए जाती है। बाकी 98% तो गवर्नमेंट को गवर्नमेंट से मिलती है। यानी कोई यूएस गवर्नमेंट पाकिस्तान गवर्नमेंट को देती है, उसमें से वो बोलते हैं कि ठीक है भाई हम 2% यहाँ पे भी खर्च कर देंगे एनजीओ के ज़रिए भी, तो 2%। इसी तरह जो ज़कात और मुखय्यर आज़ाद के सदक़ात वगैरह जो पाकिस्तान के मैं 240 अरब बता रहा हूँ, उसमें से हार्डली मेरे ख्याल से 2 या 3 अरब रुपए एनजीओज़ में जाते हैं। बाकी वो सब जाते हैं दीनी मदरसा में, मस्जिदों में, इंडिविजुअल्स को चले जाते हैं जो सड़कों पे खड़े रहते हैं, प्रोफेशनल बेगर्स को चले जाते हैं। ज़्यादातर पैसा इस तरह चला जाता है। अब ज़रूरत इस बात की है, हमने शरिया कंप्लाइंस में बड़ा काम किया ज़कात के इस्तेमाल के लिए, ज़कात और सदक़ात के लिए, जिसे हम फेथ बेस्ड फंडिंग भी कहते हैं। इसको पूरा शरिया के मुताबिक और मुफ्तीज़ ने इसको कंप्लाई भी किया और हमने देखा कि बहुत सारे इदारे जो है शरिया के मुताबिक ज़कात को खर्च नहीं कर रहे। बहुत सारे मुस्लिम इदारे जो ज़कात ले रहे हैं ज़कात, तो हमने उनकी तरबियत का भी पूरा एक निज़ाम शुरू कर दिया है। अभी हमने कराची में एक तरबियत की थी, अब हमारा प्लान इस्लामाबाद में करने का है कि वहाँ पे जो मुस्लिम फेथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन मौजूद हैं वो शरिया कंप्लायंस के मुताबिक ज़कात दें, ताकि लोगों का ट्रस्ट एनजीओज़ की तरफ, नॉन गवर्नमेंट इदारों की तरफ बढ़े। और वो जो 240 अरब रुपए हैं, अगर वो पाकिस्तान की एनजीओज़ को मिलना शुरू हो जाएँ तो फिर ये इंटरनेशनल डेवलपमेंट सेक्टर की जो है इमदाद, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वो तो बहुत कम होता है उस मुकाबले में जो यहाँ पे मौजूद है। लेकिन इस ट्रस्ट बिल्डिंग का बड़ी इंपॉर्टेंस है, वो होना चाहिए ताकि वो जो डेवलपमेंट सेक्टर में ये पैसा है, बजाय कि प्योरली वो सड़क पे खड़े होकर प्रोफेशनल बेगर्स को डेवलप किया जाए। अच्छा सर, अभी 2022 का जो सैलाब पाकिस्तान के अंदर आया था, बहुत बड़ी तबाही लेकर आया था और अभी तक लोग इससे मुतासिर हैं और जो है वो पाकिस्तान की जो ख़ास तौर पे सिंध का जो इलाका है वो अभी तक संभल नहीं पाया। तो उस हवाले से हैंड्स की क्या खिदमात रही हैं पूरे फ्लड के दौरान, डिज़ास्टर मैनेजमेंट में, और फ्लड के बाद भी उनको अपने पैरों पे खड़ा करने में, तो क्या खिदमात हैंड्स ने अभी तक सर अंजाम दिए हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, चूँकि हमारा बड़ा तकरीबन 30 साल का 2005 के बाद बड़ा एक्सपीरियंस हो गया है डिज़ास्टर में काम करने का, तो हमने पहले दिन से ही, जब से जैसे फ्लड आया, पहले रेन की शक्ल में जो बलूचिस्तान से शुरू हुआ, 24 जुलाई से हमने काम शुरू कर दिया था। ये 20 जुलाई के करीब बारिशें आनी शुरू हुई थी। तो पहले बलूचिस्तान में चूँकि फ़ौरन ही इतना फ्लड आया कि सारे ब्रिजेस वहाँ टूट गए, फ्लड का एक वेव आके गुजर गई और डिज़ास्टर करते हुए, तबाहियाँ मचाते हुए समंदर में चले गए पानी। तो हमने शुरू में आर्मी के साथ काम किया था, क्योंकि रेस्क्यू रिलीफ का वक्त चल रहा था और पॉसिबल ही नहीं था कि सिविलियन के लिए पहुँचना होता। तो वो आर्मी वहाँ चले गए और आर्मी के साथ हमने सप्लाई का, हेलीकॉप्टर से फूड डिस्ट्रीब्यूशन, फिर टेम्परेरी हाउसिंग का काम शुरू कर दिया वहाँ पे। सर बत्तखें भी हमारा पॉडकास्ट सुनने के लिए आ गई हैं। जहाँ माशाल्लाह यही इस नेचुरल
माहौल का मज़ा है जी। कि इतना आपको रिलैक्स कर देता है, स्ट्रेस फ्री कर देता है। तो फिर हमने बलूचिस्तान से फिर फ्लड जो है सिंध की तरफ आ गया, क्योंकि फ्लैश फ्लड यहाँ पे शुरू हो गया। फिर हमारा सिंध में तकरीबन हर जगह हम ऑलरेडी मौजूद हैं, हमारे वेयर हाउसेज मौजूद हैं, हमारे डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट सेंटर्स मौजूद हैं, वो तैयार ही रहते हैं तकरीबन। तो हमने फिर सिंध में काम करते, हमारा टारगेट ये था कि हम 6 अरब रुपए का काम करेंगे जुलाई से लेके अगले रिहेबिलिटेशन तक फेज तक। यानी शुरू का फेज़ कहलाता है रेस्क्यू रिस्पॉन्स, उसके बाद अर्ली रिकवरी कहलाता है, और उसके बाद फिर रेजिलिएंट फेज़, यानी उनको प्रिपरेशन के लिए उनको डिज़ास्टर से निकाल के दोबारा लाइवलीहुड उनकी बहाल करने का। उसमें 6 अरब में से हम कोई 5 अरब रुपए का काम माशाल्लाह कर चुके हैं। इस 5 अरब में जो मैं बताऊं कि हमने कोई 8 लाख फैमिलीज़ तक रिलीफ का काम किया है। 8 लाख फैमिलीज़ तक हम कोई 21 अज़ला में पाकिस्तान के 20 अज़ला में सिंध के, 21 अज़ला में सिंध के, और 41 अज़ला में टोटल पाकिस्तान के, जिसमें बलूचिस्तान के कोई 8 अज़ला शामिल हैं, KP के कोई 3 अज़ला शामिल हैं, पंजाब के कोई 3 अज़ला शामिल हैं। वहाँ पे हमने रेस्क्यू, रिलीफ, और फिर सिंध के अब तकरीबन 20 अज़ला में हम रिहेबिलिटेशन का काम कर रहे हैं। रिहेबिलिटेशन के लिए बहुत बड़ा जो प्रोजेक्ट हमारा है, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट वो हाउसिंग का प्रोजेक्ट है। हम 1 रूम हाउसेज दे रहे हैं अपने कोई 4 लाख उन फ्लड इफेक्टेड लोगों को। सिंध गवर्नमेंट और वर्ल्ड बैंक का इसमें तामुन है। सिंध पीपल हाउसिंग प्रोग्राम कहलाता है ये। इसमें 4 लाख को हम तकरीबन 1 लाख के करीब लोगों के घर बन चुके हैं या तकरीबन कंप्लीशन के प्रोसेस में। बाकी 3 लाख वैलिडेटेड हैं, उनको रेडी हैं। जैसे हम उसमें 3 लाख रुपए बेनिफिशियरी को डायरेक्ट मिलते हैं, बाकी हमें 3.5% ऑपरेशन कॉस्ट मिलती है। तो उनको वो एक रेजिलिएंट हाउसिंग का प्रोजेक्ट उनको बना के दें, उनकी मॉनिटरिंग करें, उस तरह उनको ग्रांट भी दिलाते रहें ताकि वो घर कंप्लीशन कर दें। इसमें फिर मॉडल विलेजेस का है, कॉर्पोरेट्स बहुत सारे हमारे साथ, शेवरॉन से लेके, सरा बैंक से लेके, यूनिलीवर से लेके, बहुत सारे बैंकिंग सेक्टर ने और कॉर्पोरेट्स ने हमें ताउन किया। हम मॉडल विलेजेस बना रहे हैं, जिसमें तमाम ये 5 के 5 सेक्टर, जिसमें ना सिर्फ हाउसिंग हो रही है, लाइवलीहुड हो रही है, वहाँ पे वाटर सैनिटेशन है, और वहाँ पे हेल्थ और एजुकेशन को भी एड्रेस किया जा रहा है, वो भी सिलसिला चल रहा है। एक बहुत बड़ा हमारा प्रोग्राम ये है कि हम कोई कम से कम नहीं तो सिंध में 400 विलेजेस को जो है मॉडल विलेज में ट्रांसफॉर्म माशाल्लाह। उसमें कोई 30 के करीब मॉडल विलेजेस बन चुके हैं कॉर्पोरेट के तामुन की वजह से और दूसरे फिलैंथ्रोपी की वजह से, और ये सिलसिला चल रहा है। इंशाल्लाह अगले 1 साल में जो है ये प्रोजेक्ट्स जो है रिजिलिएंट वाला, रिहेबिलिटेशन वाला प्रोजेक्ट अपनी कंप्लीशन में पहुंच जाए। अच्छा सर, मेरे जहन में एक सवाल है जो काफ़ी अरसे से है NGOs के हवाले से। ख़ास तौर पे आपने माशाल्लाह से बताया कि 30 मॉडल विलेजेस आपने सिंध में बनाए, और इस तरह की कई NGOs और भी होंगी जो फ्लड के बाद जो है वो काम कर रही होंगी। तो सर सवाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर या कहीं पर भी ये सारे काम रियासत के करने के हैं, तो अगर पाकिस्तान के अंदर सारी NGOs बंद हो जाएं तो क्या रियासत ही काम करेगी? और वाइस वर्सा अगर मैं पूछूं तो ये NGOs ही हैं या ये NGOs ही नहीं हैं जो कि रियासत को ही काम करने से रोकती हैं, कि अगर NGOs काम ना करें तो रियासत मजबूत होगी काम करने के लिए? तो इस हवाले से आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? ये एक तो देखिए, ये तो खैर कहना गलत है कि NGOs डेवलप कंट्रीज़ में नहीं होती। डेवलप कंट्रीज़ में भी NGOs होती हैं जो हम इंटरनेशनल NGOs जिनको कहते हैं। हाँ, उनका स्कोप ऑफ वर्क डिफरेंट होता है डेवलप कंट्री में, क्योंकि डेवलप कंट्री में हम जो पाकिस्तान की जैसे हैं, फॉर एग्जांपल हम जी लेटरिन वाटर सैनिटेशन की बातें कर रहे हैं, अभी लेटरिन बनाने का काम कर रहे हैं, या किसी को बकरियां बांट दी तो उसकी गुर्बत मिट जाएगी, और किसी को उसे डिस्पेंसरी से हेल्थ दे दी, या क्लिनिक बना के इस छोटा सा स्कूल बना के, वहाँ पे ये काम की ज़रूरत ही नहीं है। वहाँ पे ये काम सरकार ने ले लिया और ये काम कर रहे, सरकार डिकेड से कर रही है, तो वहाँ पे ये काम, हाँ वहाँ पे ये वो उनका रोल क्या होता है कि उनका रोल क्रिटिकली सरकार को देखना है, एज अपोजिशन या ऐसे वॉचडॉग सिस्टम जिसको बोलते हैं, वो यही रोल आएगा पाकिस्तान में जब पाकिस्तान की जो बेसिक नीड है वो सरकार ले लेगी। वो आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि बेसिक नीड जो है वो सरकार को करनी चाहिए, ये सिटीज़न राइट है, उस पर कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। और NGOs सिर्फ ये है कि जो फायर फाइटिंग का काम कर रही है इस पर, क्योंकि आग लगी हुई है। अब आग या इमरजेंसी में कभी ऐसा नहीं होता कि आप साइलेंटली वेट करें कि हुकूमत आएगी तो ये ज़ख्मी को उठाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। या आग लगी हुई किसी घर में, आप बोलेंगे नहीं जी मेरा तो काम नहीं है, मैं पड़ोस में रहता हूँ, मैं तो सिटीज़न हूँ, ये तो फायर इंजन वालों का काम है कि फायर ब्रिगेड आएगी। तो आप अपना रोल प्ले करते हैं, रिएक्शनरी रोल जो कहलाता है, रिस्पॉन्सिव रोल कहलाता है। वो रिस्पॉन्सिव रोल फ़िलहाल NGO पाकिस्तान में कर रही हैं।
और वो करते रहें, वरना तो ये मोर्टेलिटी और ये मॉर्बिडिटी जो है और बढ़ जाएगी। जब तक ऑफ कोर्स गवर्नमेंट को हिलाना जुलाना भी ज़रिए, उस काम के लिए भी एनजीओ जो एडवोकेसी एनजीओ कहलाती हैं, जो गवर्नमेंट को हिलाती रहती हैं। ह्यूमन राइट्स कमीशन फॉर एग्जांपल, इस किस्म के लोग भी हैं कि जो बताते रहते हैं कि कहाँ गैप्स है। हुकूमत बहुत ज़्यादा, और चूँकि इस मुल्क में बहुत ज़्यादा गैप है, तो इस गैप के फिल होने का वेट नहीं करना चाहिए, हमें अपना किरदार अदा करते रहना चाहिए। हाँ, सरकार ने गैप फिल कर दिया तो हमारा रोल फिर वो होगा जो अमेरिका की एनजीओज करती हैं या यूएस के यूके की एनजीओज करती हैं। सर लाइफ में कभी मोहब्बत हुई है? हाँ, अपनी जो बीवी है मेरी, मोहब्बत से ही आई है। चले माशाल्लाह। तो कैसी गुजरी है जिंदगानी? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो हम माशाल्लाह 35 साल से ज़्यादा हमारा शादीशुदा लाइफ हो गई है। और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सो प्राउड कि मेरे जो डाउएट से मेरे ज़्यादा डाउ ग्रेजुएट जो हैं उस ज़माने के, आप सोचें 83 में एक बहुत ही ग्लैमरस प्रोफेशन था डाउ मेडिकल से ग्रेजुएट होना। और उस ग्रेजुएशन का यह आलम था कि मैं फर्स्ट 6 मंथ में मैं अमेरिका चला गया था आफ्टर ग्रेजुएशन। हम लोग हमारे ज़्यादातर बैच में चले गए थे, लेकिन बस अल्लाह ताला ने मुझे गाइड किया और मैं 1 साल बाद वापस आ गया। और फिर यहाँ पे शादी भी की, फिर बच्चे भी बड़े हुए। तो मेरे जो मैं बताना जो चाह रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने लाइफ गुजारी, उससे मुझे पे बैक अल्लाह ताला ने इस तरह किया कि मेरे दोस्त जितने कोलीग्स हैं उस ज़माने के, उनमें ज़्यादातर एक तो बाहर हैं और बाहर ही अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और अब बहुत रिग्रेट भी करते हैं बाहर। मैं बताऊं, क्योंकि अब दोबारा पता चला कि तनवीर क्या कर रहा है, फलाना क्या कर रहा है, फलाना, तो वो बड़ा रिग्रेट करते हैं यार हमने ज़िंदगी में, ठीक है अमेरिका में पैलेस तो बना लिया, लेकिन वो पैलेस देखेगा कौन। तो इस तरह की वजह, और फिर उनके बच्चे छोड़ के चले गए अमेरिका में। और फिर मैं उनको बताता हूँ कि देखो मैंने पाकिस्तान में ज़िंदगी गुजारी, पाकिस्तान के लोगों की खिदमत करी, जिनके मेरे पर एहसानात थे अल्लाह ताला के बाद, और माँ बाप की खिदमत की। उसके बाद मेरे बच्चे जो हैं मेरे साथ हैं। अब ये फिनोमिना है ना, ये बहुत रेयर रह गया पाकिस्तान में भी, कराची जैसे बड़े शहरों में और मेरे सर्कल के लोगों में। तो ये सिर्फ ऊपर से वाले का कमाल होता है कि जब आप लोगों की खिदमत कर रहे हैं तो फिर सारा फैमिली जो आपके साथ होती है और सारा ख़ानदान आपके साथ होता है। ये इससे मैं कहता हूँ कि जो नौजवान के लिए क्या, वो फाइनेंशियल कैपिटल सिर्फ देख रहा होता है। फाइनेंशियल कैपिटल से यकीन करें ज़्यादा चीज़ जो है सोशल कैपिटल होता है। पाकिस्तान से लाखों नौजवान इस वक्त जा चुके हैं पिछले साल में, और सही कह रहे हैं। और वो इसलिए क्या हुआ, मैं कह रहा हूँ हम तो 40 साल पहले जा चुके थे, तो आज का नौजवान जा रहा है तो कोई इसमें कमाल की बात नहीं। 40 साल पहले जा चुके थे, लेकिन अब मैं 40 मुल्कों देखने के बाद भी मैं कन्विंस हूँ कि आप जितना बेहतर अपने मुल्क में, चूँकि सबसे ज़्यादा गैप है, आप सबसे ज़्यादा हर चीज़ सबसे ज़्यादा कर सकते हैं अपने मुल्क में खिदमत के अलावा भी। अच्छा सर, इस गैप से फ़ायदा उठाना चाहिए। और अगेन सोशल कैपिटल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन द फाइनेंशियल कैपिटल। सर पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला आपको क्या लगता है? जी, मेरे ख्याल से पाकिस्तान के जो सबसे बड़े मसाइल में, इसमें मुझे 2 मसले बड़े नज़र आते हैं। वैसे तो बहुत सारे मसले पाकिस्तान के चैलेंजेस, फुल ऑफ चैलेंजेस हैं, लेकिन तो पहला मसला तो बहुत अनकंट्रोल पॉपुलेशन है, विदाउट जिसके वजह से हम कोई प्लानिंग नहीं कर सकते और कोई प्रोसेस उस पॉपुलेशन की ग्रोथ को कैच नहीं कर सकता, मैच नहीं कर सकता। दूसरी ये कि हमारी इलिटरेसी जो है, जहालत जो है, जिस पे बहुत ज़्यादा जा रहा है इस वक्त। कोई 10 करोड़ इलिटरेट लोग का ग्रुप है। जब इतना बड़ा ग्रुप हो जाए तो आप कोई इंडस्ट्री नहीं चला सकते, आप कोई मूवमेंट नहीं बना सकते, आप ना डेमोक्रेसी चला सकते हैं, ना इंडस्ट्रियल स्टेट बना सकते हैं, इतनी बड़ी इलिटरेट पॉपुलेशन था। तो ये बड़े मेजर, जिसकी वजह से हमारी जमहूरियत भी डीरेल रहती है और हमें सारे मसाइल रहते हैं जो। सर पिछले 35 सालों में आपको कभी ख्याल आया कि मुझे ये काम अब रोक देना चाहिए या मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, या अंदर से कोई ऐसा डीमोटिवेशन फैक्टर, कोई ऐसी कहानी, कोई ऐसा पॉइंट, कोई ऐसा शख्स मिला हो जिसने आपको डीमोटिवेट किया हो, या कोई ऐसी स्टोरी हो जिसके बाद आपने सोचा हो कि मुझे इस कौम के लिए काम नहीं करना या मुझे अब ये काम नहीं करना? ऐसे बहुत ज़्यादा मुझे मोटिवेशन तो हमेशा रही है, क्योंकि इतना इंस्पिरेशनल हमारा काम है कि हम जो तब्दीली होते हुए एटलीस्ट लोगों की ज़िंदगी में, इंडिविजुअल की ज़िंदगी में, या एटलीस्ट माइक्रो लेवल पर हम देखते हैं देहातों में, गांव में, और हमारे सामने वो तब्दीली होती हुई नज़र आती है। फिर हमने एक तो लोगों की ज़िंदगी में तब्दीली देखी, और दूसरे फिर इदारे में तब्दीली आई। इदारे में जो लोग थे, हमारा केयर है ग्रोथ का मॉडल है स्टाफ के लिए। तो मेरे ख्याल से इस इदारे में सैकड़ों स्टाफ ऐसा है जो यहाँ पे बिल्कुल नर्चर हुआ है। नर्चर उनके फाइनेंशियल ग्रोथ के लिहाज से भी नर्चर हुआ है और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ के लिहाज से भी नर्चर हुआ है। हमने पूरा ऐसा माहौल दिया है कि वो गरीब के बच्चे जो है या बच्चियाँ जो हैं वो यहाँ पे आएँ,
वो अपनी क्वालिफ़िकेशन भी करें, अपने आप को डेवलप भी करें, अपनी शादियाँ भी करें, अपने घर भी बसाएँ, इदारे भी चलाएँ और लोगों के घर भी बनाएँ और बसाएँ। तो ये इसने ज़्यादातर बहुत ज़्यादा मोटिवेशन बहुत ही कम कभी हुआ है कि ऐसा मैं कभी ये तो कभी नहीं हुआ कि मैं मुल्क छोड़ के भाग जाऊँ या मुल्क छोड़ दूँ या इदारा छोड़ दूँ इवन। ये मुझे कभी भी नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कभी ये हुआ है कि किसी के शक करने कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा मुझ पे, कोई मेरा सीनियर या मेरे बड़ी लीडरशिप जो है हमारी किसी बात पे भी, तो उसमें ये डिमोटिवेशन टेम्परेरी होती है। लेकिन मेरी मोटिवेशन का स्ट्रॉन्ग इतनी है कि वो छोटा सा फेज़ जो होता है वो ओवरकम कर जाता है। तो फिर मैं और उसकी एग्ज़ाम्पल यही है कि जो लोग मेरे साथ काम करते हैं उनको पता है कि मैं पिछले 30 साल से रोज़ाना सुबह जिस एनर्जी से आता हूँ वो वही एनर्जी होती है जो फर्स्ट डे की एनर्जी होती है। अच्छा, हमेशा माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह तो वो आज मैं 67 ईयर्स ओल्ड हूँ और माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मैं फुल एनर्जी के साथ उसी तरह बैठा हूँ। तो ये अल्लाह ताला ख़ास से ऐसे इस विज़न के साथ जब आप काम करें, इस मोटिवेशन के साथ, तो आप उस विज़न पे फिर आपको होता हुआ नज़र भी आता है, चीज़ें तो अपनी चारों तरफ तब्दील होते हुए नज़र आती है। और वो सारे बेनिफिट जो मैंने अपनी ज़ात के भी बताए, अपनी फैमिली के भी बताए, फिर यहाँ के स्टाफ के भी बताए और फिर वो कम्युनिटी के भी बताए। तो ये जब चेंज तब्दीली आप जिसको हम बोलते हैं, जब चेंज हो डेवलपमेंट जो तरक्की जो है, तो फिर आपको डीमोटिवेशन नहीं होती, आपको मुसलसल मोटिवेशन रहती है। बावजूद है कि मैं फिर बता रहा हूँ रिपीट लेके मैं ख़ास से अमेरिका कोई 5-6 दफ़ा गया हूँ, इंडिया कोई 5 दफ़ा गया हूँ, बांग्लादेश को 15 दफ़ा गया हूँ, नेपाल को 15 दफ़ा गया हूँ, मलेशिया में 15 दफ़ा गया हूँ, यूरोप में 3 दफ़ा गया हूँ, इंग्लैंड में 4 दफ़ा गया हूँ। तो इस तरह से इतनी 40-50 मुल्क देखने के बाद भी कोई डीमोटिवेशन नहीं। हमेशा सिर्फ देखने के लिए या पाकिस्तान का नाम बुलंद करने के लिए या कुछ सीखने के लिए बाहर गए, फिर वापस आ गए, फिर अपने मुल्क की खिदमत शुरू कर। चले, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा सर, इस वक्त एक सोसाइटी के अंदर हमारी फेमिनिज़म का एक बहुत ज़्यादा चर्चा है। फेमिनिज़म के बारे में क्या कहते हैं, अच्छा है बुरा है? देखिए फेमिनिज़म यानी इस लिहाज से तो अच्छा है कि अगर वो औरतों के हुकूक़ की बात हो रही है, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में और पाकिस्तान जैसे ना सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज़ में बल्कि डेवलप कंट्रीज़ में भी औरतों को बड़ी एक्सप्लॉयटेशन होती है, डिस्क्रिमिनेशन हो रही है मुख्तलिफ़ तरीके से। और इसमें डिस्क्रिमिनेशन का एक तरीके कि सारी जो कम्युनिटीज़ हैं या सारी सोसाइटीज़ हैं वो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी हैं, तो औरतों को सप्रेस करके रखा जाता है। ये पाकिस्तान में इस लिहाज से बड़ी पाकिस्तान की कामयाबी है कि यहाँ पे पाकिस्तान उन चंद मुल्कों में से है जहाँ पे 1/3 पार्लियामेंटेरियन 33% पार्लियामेंटेरियन वो औरत होती है, बाय कॉन्स्टिट्यूशन औरत है। ये पाकिस्तान की बड़ी एडवांटेज है, जो बड़े उन लोग की स्ट्रगल है, जो फैमिलीज़ की जो स्ट्रगल कहना चाहिए, या वुमेन राइट्स के जो स्ट्रगल वाली एक ये। दूसरे वुमेन राइट्स से मुतालिक, वुमेन राइट प्रोटेक्शन के मुतालिक सारे लॉज एग्जिस्ट करते हैं, चाहे वो अर्ली एज मैरिज का लॉ हो, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस का लॉ हो, या ऑफिस वर्क प्लेस वायलेंस का लॉ, वो सारे लॉज मौजूद हैं। लेकिन डिस्क्रिमिनेशन अभी भी बहुत है, फैमिली लेवल पे, सोसाइटी के लेवल पे वो मुसलसल स्ट्रगल है। और ये वो स्ट्रगल वही स्ट्रगल है जो दीन भी आपको बोलता है कि औरतों के हुकूक देने का। और तो औरत का दीन में जितना एहतराम है ना, वो उसको बताया नहीं गया सही तरीके से, उसको समझाया, चाहे वो विरासत का लॉज हो, चाहे वो उसके हुकूक के मुतालिक हो, ये आगे प्रीच अच्छा नहीं किया गया। इसलिए ये फेमिनिस्ट पावर बाज़ औक़ात लगता है कि वो नेगेटिविटी है, वो नेगेटिविटी नहीं है। बाज़ औक़ात वो एक्सट्रीमिस्ट कुछ होते हैं जो दोनों एंड्स पे जो नेगेटिविटी उस पर क्रिएट करते हैं, वरना ये पॉजिटिव है। और किसी के भी हक़ की बात करना कोई गलत बात नहीं है अगर उसको हक़ ना मिले। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।